So students, as you know that we have finished our thermal properties of matter unit को हम totally finish करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, almostly पूरा का पूरा done हो चुका है. So today what we are going to do in this lecture, we are going to make a summarization of the whole thermal unit. हम पूरी की पूरी थर्मल यूनिट का आज पूरा समराइजेशन करेंगे. सो इन द नेक्स्ट अपकमिंग हाफ एन आवर, पूरे आने वाले आधे घंटे के अंदर सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, डेफिनेशन, फॉर्मूलेज, जो भी चीजें आज तक अब तक हम लोगों ने थर्मल प्रॉपर्टीज में की हैं, वो सारी की सारी फिनिश होने वाली है आज. सो बी क्विक फॉर दैट. तो सीधी सी बात, अपने नोट्स, अपने पुरानी चीजें वापस से उठा के रख लीजिए, सीट बेल्ट बांध के रखो, क्योंकि आज थोड़ा सा काम बहुत स्पीड मैनर में और फास्टली होने वाला है. ठीक है, सो चलिए सीट बेल्ट टाइटली पैकअप करके रखेंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. सो स्टूडेंट्स, वी स्टार्टेड आवर थर्मल यूनिट ऑफ चैप्टर. हमने अपनी यूनिट कौन सी स्टार्ट की थी? वी स्टार्टेड विद द थर्मल यूनिट्स. तो हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, thermal properties of matter. So this has been the quick revision video for that everything. Okay, so if you want to have definition, उसके लिए हम लोग पीछे जा सकते हैं. ठीक है, so we started with every basic point जिसके साथ हम लोगों ने start की थी. Firstly we started with the heat. The heat is the form of energy which gives us the sensation of warmness. Okay, heat की अपनी ऐसा unit है like the joule, but important चीज we calorie. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने सीखा, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल, और हम लोगों ने इसे यहां से लर्न किया. देन वी स्टार्टेड विद द सेकंड टर्म, एंड द सेकंड टर्म वाज द टेम्परेचर. The degree of hotness or of the coldness is being measured in the temperature, and to measure the temperature we have various scales. So we have Celsius scale, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट और पहला स्केल. देन वी हैव फ़ारेनहाइट स्केल. हमारे पास जो दूसरा स्केल आया था वो हमारे पास फ़ारेनहाइट का आया था. ओके, ये नेक्स्ट चैप्टर है क्या बेटा? what I have written, thermal properties of matter, please see on the screen ना. पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन चल रहा है. It has been the quick revision of the whole chapter. Check this out. Celsius, Fahrenheit, then we have the Kelvin scale, and the last but not the least we have the Reaumur scale. ठीक है, हमारे पास ये 4 स्केल थे जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते थे, और इन चारों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास जो हमारा स्टैंडर्ड रिलेशन था वो ये था, दैट टेम्परेचर ऑफ स्केल नेगेटिव ऑफ हमारी लोअर लिमिट या लोअर पॉइंट डिवाइडेड बाय व्हाट? रेंज ऑफ स्केल. रेंज ऑफ स्केल मींस उसका अपर पॉइंट माइनस उसका लोअर पॉइंट, और हमारा रिलेशन क्या मिला था? टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 2 माइनस, आपको मालूम है आपका केल्विन का हमारे पास जो चीज आ जाती है जिसको हम केल्विन को लेके स्टडी करते हैं, दैट वाज 273.15 एक्चुअली, divided by range is also 100. For the Fahrenheit, so the temperature in Fahrenheit, जब हम लोगों ने उसे Fahrenheit में एनालाइज किया, so the temperature in Fahrenheit का लोअर लिमिट वी नो दैट 32, और फिर हमारे पास वो बाकी है 212 हमारी अपर लिमिट थी, दैट्स व्हाई द रेंज वाज 180, एंड टेम्परेचर इन र्यूमर वाज फ्रॉम 0 to 80, so that's why it goes in this manner. So this was the relation between all the scales जिसपे हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके थे, जिसको लेके हम लोगों ने अपने वर्क किए और न्यूमेरिकल्स भी डन आउट की. ठीक है, after this we started or we start discussing about the expansions. इसके बारे में हम लोगों ने, इसके बाद हम लोगों ने expansions के बारे में बात की. So there are 3 categories of the expansion that we studied. That first one was linear expansion. हमारा पहला expansion was था linear expansion. Then we have area expansion. Okay, then we have volumetric expansion. हमारे पास ये 3 एक्सपेंशन थे. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर एक्सपेंशन, वेयर वी डिस्कस दैट द चेंज इन लेंथ इज बीन इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी. ये हमारा चेंज इन लेंथ का एक्सप्रेशन था. ओके, वेयर अल्फा स्टैंड्स फॉर, आप सब जानते हैं, अल्फा इज वाज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन.
क्लियर है? ये हम लोगों ने यहां से डील किया। इसमें अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ अलग अलग और मॉडिफाइड फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहां से अपने पास डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, और हमने इस डेल्टा एल बाई एल को क्या नाम देना शुरू किया? वी स्टार्ट कॉलिंग दैट एज अ स्ट्रेन, बट द स्ट्रेन ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल दैट एज अ थर्मल स्ट्रेन। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक और टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, एंड दैट टर्म वाज द थर्मल स्ट्रेस। हमने एक और टर्म इंट्रोड्यूस की एंड दैट टर्म वाज थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, और हम सब जानते हैं यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, सो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई विद थर्मल स्ट्रेन। ओके, सो थर्मल स्ट्रेस का हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बनाया? यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी। दिस वाज द फॉर्मूला फॉर द थर्मल स्ट्रेस जो हमें जरूरत हो सकती है। ठीक है, सो ये चीजें हम लोगों ने यहां से मॉडिफाई करनी शुरू की। देन वी एंटर इनटू द सेकंड वन, एंड दैट सेकंड वन वाज द एरिया एक्सपेंशन, वेयर वी गेट टू नो द चेंज इन एरिया इज इक्वल टू बीटा ए डेल्टा टी, वेयर बीटा स्टैंड्स फॉर, आप सब जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और सरफेस एक्सपेंशन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। देन फॉर द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, दैट द चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा वी डेल्टा टी, वेयर गामा स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। ठीक है, तो दिस वाज, और दीज आर द थिंग जो हम लोगों ने यहाँ पे अपने आप को स्टडी किया, अपने आप को एनालाइज करना शुरू किया। ठीक है, एंड आफ्टर एंड फाइनली हम लोगों ने तीनों कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन निकाला, दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 1/2 3। ऐसे हम लोग इसे शॉर्टकटली याद रख सकते हैं, दैट अल्फा बाय 1 इज ऑलवेज बीन इक्वल टू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू गामा बाय 3। सो बाय और विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस टाइप के एक्सपेंशन की हेल्प से हम लोग अपने किसी भी कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर सकते हैं जिसपे हमें वर्क करना हो और जिसपे हम लोग काम करना चाहते हैं। क्लियर है? डन है? ओके, आफ्टर दैट जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड्स आई जा रही हैं, तो हमारे पास आज हमें बहुत ज्यादा स्लाइड्स की जरूरत पड़ने वाली है। सो लेट अस इंट्रोड्यूस सम स्लाइड्स। ठीक है, चलिए तो पहले अपने कुछ स्लाइड्स लेके चल लेते हैं। सो यहां तक आई होप आपको सारी चीजें बिल्कुल टोटली फ्रेशली क्लियर है जो हमारे पास, क्योंकि हमें ब्लैंक चीजें चाहिए। आज हम पूरे के पूरे चैप्टर्स को क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, सो डन है। फ्रॉम हेयर हम लोगों ने ज्यादा कुछ बात की नहीं। इसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? आफ्टर दिस आई होप और यू रिमेंबर वी डिस्कस अबाउट द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, variation of density with temperature, with टेम्परेचर के साथ हमारी डेंसिटी कैसे वेरी करती है, और हम लोगों ने उसका एक रिलेशन अपने पास निकाल लिया था, दैट डेंसिटी इज बीन फाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि डेंसिटी हमारी वॉल्यूम के साथ इनवर्सली और वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे यहाँ से इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने अपनी न्यू डेंसिटी का फॉर्मूला बनाया था, द न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू ओल्ड डेंसिटी प्लस 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर दैट। और अगर हम यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई करते हैं, सो न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू ओल्ड डेंसिटी 1 माइनस गामा डेल्टा टी। So these are the two formulas for the न्यू डेंसिटी। न्यू डेंसिटी का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो हमारे पास है वो यही है। ठीक है, तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, तो ये चीज आपको थोड़ी सी समझ के रखनी पड़ेगी। बट ये जो सेकंड केस है ये तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन गामा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1, ताकि हम बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सके। सो एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। आफ्टर दैट फॉर द ओनली न्यूमेरिकल पर्पस, केवल न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हम लोगों ने अपना एक टाइम का कॉन्सेप्ट बनाया था, पेंडुलम का एक स्पेशल न्यूमेरिकल, और हम लोगों ने इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर भी लगाया था, दैट द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम वाज 2 पाई रूट ओवर L बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड, जिसके लिए हमारे पास चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टाइम, ये टाइम पीरियड है
टेम्परेचर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, केवल पेंडुलम के केस के लिए बात चल रही है, एंड दैट वुड बी हाफ डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, ये हमारे पास यहां से आ गया, और डेल्टा एल बाय एल विच यू कॉल्ड एज, अभी अभी हम लोगों ने बनाया है, दैट वाज द अल्फा डेल्टा थीटा लिख लेते हैं, जहां पे डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा थीटा का मतलब क्या है? डेल्टा थीटा का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास यहां से चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, पेंडुलम में हमारे पास कितना टाइम चेंज हुआ, ठीक है, टाइम में कितना वेरिएशन आएगा, इज इक्वल टू हाफ, जिसको हम लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा मल्टीप्लाई बाय द टाइम, जो भी हमारे पास है। ओके, और अगर स्पेसिफिकली इसे 1 डे के लिए किया जाए, अगर आप इसे 1 दिन के लिए करने जा रहे हो, तो 1 डे के लिए आप लोग जानते हैं, आप अपने 1 डे का अपना एक टाइम लेंगे। ओके, ये वाली बात फेमिलियर है, 1 डे का पूरा टाइम आप जानते हैं, और 1 डे के टाइम को अगर आप हाफ फॉर 1 डे, तो हमारा चेंज इन टाइम हो जाएगा, आप सब जानते हैं कितना होने वाला है भाई, ध्यान से याद है, तो इट वाज 43,200, 43,200 अल्फा डेल्टा थीटा, दैट वाज द चेंज इन टाइम इन 1 डे, जो हम लोगों ने एक शॉर्टकटली बना के सीखा था। ठीक है, वो लॉस होगा या गेन होगा, ये वाली चीज भी हम लोग कर चुके थे। ठीक है, अगर टाइम पीरियड बढ़ता है तो उस चीज में वो चीज क्या जाएगी, गेन हो। और आफ्टर प्रोसीडिंग दैट, आफ्टर दिस टाइम पीरियड, और इस टाइम पीरियड के गेम को खेलने के बाद हमने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ अपना रुख बदला था, एंड दैट वाज वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द स्पेसिफिक हीट। Okay, so the specific heat, the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kg substance by 1 degree Celsius, और उसके लिए हम लोगों ने अपना फॉर्मूला बना लिया था Sm delta T। समटाइम्स S भी आता है और समटाइम्स स्मॉल c भी आता है। ओके, बट इसके बाद हमारे पास एक और था स्पेसिफिक हीट, जो हमने इंट्रोड्यूस रखा है, जिसको हमें फ्यूचर में जरूरत भी पड़ सकती है, एंड दैट मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, सिंबल कैपिटल C से भी देते हैं और कैपिटल S से भी दे सकते हैं। ओके, सो दिस द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स। भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है, जहां पे स्मॉल m हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ओके, आफ्टर दिस हम लोगों ने अपने हीट गेन और हीट कॉन्सेप्ट को भी रखा, बट उससे पहले हम लोगों ने एक और हीट को स्टडी किया था, दैट वाज द लेटेंट हीट, the amount of heat energy required to change the state of the substance. Okay, amount of heat energy required to change the state of the substance without changing the temperature. Okay, और हमारे पास यहाँ पे ये वाला पार्ट आया था। ठीक है, where L stands for what? L stands for latent heat coefficient। लेटेंट हीट कोफिशिएंट, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, वेयर m स्टैंड्स फॉर तो मास एज यूजुअल है, बट लेटेंट हीट के दौरान हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ओके, लर्न करने वाली और गिवन की लाइक हीट आइस हम लोग, ओके, और अगर कैलोरी में जाते थे तो नियर अबाउट 0.5 कैलोरी जो कि हमारे पास अवेलेबल हो जाती है, जिसको हम लोग लेके आगे चल सकते हैं। ठीक है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस सीजीएस में अगर जाएं तो। ठीक है, फिर उसके बाद स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये हमें याद रखना, 4186 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, बट इट कैन बी टेकन एज 40 जूल per kg per degree Celsius, or in CGS it is 1 calorie per gram per degree Celsius. And latent heat of fusion, जो हम लोगों ने फ्यूजन के टाइम में बात करते हैं,
तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमारे पास कितनी होती है 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ओके, और इन सीजीएस इट इज 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास पे अवेलेबल है, जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाज 22.6 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। ओके, और अगर इसे भी अगर हमें वेपोराइजेशन, यानी जब वेपोराइजेशन कब वाली स्टेट है, फ्यूजन और वेपोराइजेशन की स्टेट को आपको अंडरस्टैंड करना है। दैट स्टेट इज व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट, किसमें, जब आप लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हो वो आप देखिए। जब आप सॉलिड से यानी आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट वुड बी और फ्यूजन, और जब आप वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं दैट वुड बी वेपोराइजेशन। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऐसा यूनिट में हमारे पास दिख रही है। और अगर हम सीजीएस में जाना चाहें तो इन सीजीएस इट वाज नियर अबाउट 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो ये वो कुछ गिवन कांस्टेंट है जिनकी वैल्यूज हमें मालूम होनी चाहिए अगर हम यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल्स को डील करने वाले। ठीक है, ओके, सो दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो स्क्रीन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, नाउ बैक टू द नेक्स्ट वन, व्हाट वी लर्न अबाउट दिस। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, इसके बाद हम लोगों ने मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के वेरियस मोड्स को एनालाइज किया। सो दैट वी डिस्कस और वी केम टू नो दैट हीट कैन बी ट्रांसफर इनटू 3 डिफरेंट वेज। आप हीट को 3 तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। द नंबर 1 वाज द कंडक्शन मेथड, द नंबर 2 वाज द कन्वेक्शन मेथड, एंड द थर्ड वर्ड वाज द रेडिएशन मेथड। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले कंडक्शन मेथड को डिस्कस करेंगे, और हमने इन दो मेथड पे ज्यादा ध्यान दिया, कंडक्शन पे, और बाद में हमने एमिशन टॉपिक को पढ़ के रेडिएशन पे। तो सबसे पहले बाय कंडक्शन मेथड को लेके हम लोगों ने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था। दैट टॉपिक वाज थर्मल कंडक्शन। एंड इन द थर्मल कंडक्शन हमें क्या पता चला, दैट इन द थर्मल कंडक्शन द रेट ऑफ हीट फ्लो Q बाई टी, जिसे हम लोग हीट करंट भी बुलाते थे, क्या नाम दिया था हम लोगों ने इसे, हीट करंट। द रेट ऑफ हीट फ्लो इज बीन इक्वल टू KA डेल्टा T बाय डेल्टा X और X, where K stands for coefficient of thermal conductivity। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्ट करने की एबिलिटी का कांस्टेंट, जो हर मटेरियल का अलग अलग होगा, जो कि डिपेंड करेगा किसके ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल पे। डन। ए स्टैंड्स फॉर क्रॉस सेक्शन एरिया, डेल्टा टी ये आपको मालूम है टेम्परेचर डिफरेंस। बट हम सब जानते हैं कि जब भी हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर होके सेक्शन ए से सेक्शन बी जाएगा, मान लीजिए सेक्शन ए हमारा फर्स्ट पॉइंट है जहां से हमारी हीट एंटर कर रही है, और सेक्शन बी से हमारी हीट एग्जिट कर रही है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जरूर होने वाला है। तो सेक्शन ए का टेम्परेचर T1 एज्यूम कर लेते हैं, सेक्शन बी का T2। तो हीट कहां से कहां फ्लो कर रही है, ए से बी फ्लो कर रही है। तो अगर हीट ए से बी फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट heat always flow from higher temperature to lower, so it means is that T1 must be greater than the T2। तो तो अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो हमारा यहाँ पे जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसमें यहाँ पे नेगेटिव साइन आना चाहिए, जहां पे नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है, इट इंप्लाइज दैट in the direction of flow temperature drops, in the direction of flow temperature drop, यानी फ्लो की दिशा में टेम्परेचर ड्रॉप होता है। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लेते हो तो ये हमारा डेल्टा टी कितना हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, और अगर हमारा फाइनल कम ही है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर आप इसे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए लेके जाना चाहते हो तो आप इस नेगेटिव साइन को हटा सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको डेल्टा टी को T1 माइनस लेना पड़ेगा। डन है, तो ये चीजें हम लोगों ने यहां से सीखी। ओके, कंडक्टिविटी को हम लोग यहां से डन कर चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, और हम इन अवेलेबल पॉइंट से अपने किसी भी पार्ट, जो कि हमारा हीट है, तो ये ऑब्वियस सी बात है हीट कितनी रिक्वायर्ड है वो तो डिपेंड करेगा उस हीट को से क्या कर रहे हो। जैसे कि अगर आप उस हीट से टेम्परेचर चेंज कर रहे हो
सो इन दैट केस हमारा Q हो जाएगा SM डेल्टा T। अगर आप उस हीट से स्टेट चेंज कर रहे हैं तो हमारा हीट का फॉर्मूला हो जाएगा M इंटू एल। अब वो कौन सा स्टेट चेंज कर रहा है, यानी हमारा लास्ट स्क्रीन फिर वो जुड़ता जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द थर्मल कंडक्ट जो हम लोगों ने स्टडी किया, उससे रिलेटेड हम लोगों ने अपने न्यूमेरिकल्स। ओके, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा फ्लो स्टेडी स्टेट में होने वाला है। जब हम स्टेडी स्टेट में काम करने वाले हैं, इन दैट स्टेडी स्टेट हमारा जो फ्लो है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो स्टेडी स्टेट में हीट करंट कांस्टेंट रहेगा और इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम आगे अपने न्यूमेरिकल्स को प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट दी थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके न्यूमेरिकल्स किए और असाइनमेंट्स की। सो कंडक्शन हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दी थर्मल रेडिएशन। रेडिएशन मींस एमिशन के बाद जो आप पार्ट कर रहे हैं, हमने उसको डिस्कस किया और हमने एमिशन के 2 पार्ट्स में डिस्कशन रखा था। बट बिफोर गोइंग टू द एमिशन, हमने हीट के प्रॉपर्टीज या फिर हीट को यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं वो पढ़े। जैसे कि नंबर 1, व्हाट वी कैन डू, वी कैन एब्जॉर्ब द हीट। सो सबसे पहले हमने एब्जॉर्प्शन के बारे में बात पढ़ी। ओके, एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं और एब्जॉर्प्शन दिखाने वाली प्रॉपर्टी को हम लोगों ने एब्जॉर्प्टेंस के नाम से दिया। ओके, एब्जॉर्प्टेंस स्मॉल a से जिसे रिप्रेजेंट करते थे। देन वी स्टडी अबाउट दी रिफ्लेक्टेंस, हम लोगों ने इसके बाद रिफ्लेक्टेंस के बारे में बात की। देन वी स्टडी अबाउट दी ट्रांसमिटेंस, यानी द पॉइंट इज दैट व्हेनेवर द हीट इज प्रोवाइड टू एनी बॉडी, जब भी आप किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड कराएंगे तो उसका यूटिलाइजेशन 3 तरीके से हो सकता है। रिफ्लेक्ट हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है एंड ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, और हमारे पास जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो तीनों प्रॉपर्टीज का आया था, दैट एब्जॉर्प्टेंस प्लस रिफ्लेक्टेंस प्लस ट्रांसमिटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, स्पेशल केसेस लाइक इफ बॉडी डू नॉट हैव द ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, ओके, तो ट्रांसमिटिंग एबिलिटी 0 कर देते हैं, मतलब कंडक्शन के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो कंडक्टिविटी या ट्रांसमिट हीट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करवाना, ये हम लोग वहां पे देख चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे पास क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्टेंस इज इक्वल टू 1, और वी कैन से फ्रॉम हियर दैट द रिफ्लेक्टेंस इज बीन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टेंस। तो क्या सीखने को मिला, दैट गुड एब्जॉर्बर इज ऑलवेज बीन बैड रिफ्लेक्टर। तो जो गुड एब्जॉर्बर रहेगा वो हमेशा बैड रिफ्लेक्टर के बराबर होगा एंड वाइस वर्सा। फिर हमने केस 2 देखा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, दैट व्हेन वी गिव द ट्रांसमिटेंस प्रॉपर्टी 0, अलोंग विद दैट हम लोग उसमें रिफ्लेक्टेंस प्रॉपर्टी भी 0 दें, और अगर ऐसा किया तो हमने उसे सारी एब्जॉर्प्टेंस प्रॉपर्टी दी। मींस व्हाटएवर बी द Q, व्हाटएवर बी द अमाउंट ऑफ हीट जो आप उस पे इंसिडेंट करवाएंगे, द सेम अमाउंट ऑफ हीट टोटली एब्जॉर्ब हो जाएगी। एंड द हीट, और जो बॉडी ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जो एब्जॉर्प्शन बेस्ट से बेस्ट करता है, सबसे अच्छा करता है, वी कॉल दैट बॉडी एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, सो यहां से हमारी कहानी शुरू होती है नेक्स्ट बॉडी के ऊपर, जिसका नाम क्या था, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी को स्टडी करते हैं। द परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच गिव्स द एब्जॉर्प्शन टोटली, जिसका एब्जॉर्प्शन टोटली है, यानी जिसकी एब्जॉर्प्टेंस प्रॉपर्टी 1 है। तो फिर हमने यहां से छोटी छोटी टर्म्स को पढ़ना शुरू किया। नंबर 1, दैट वी स्टडीड अबाउट द एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर जिसे हमने डिफाइन किया, दैट वाज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट, जितनी भी आपने लिख दिया था। ठीक है, तो किसी भी रैंडम बॉडी के लिए आपने कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया विद रिस्पेक्ट टू दैट। ओके, अगर ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, मैं साइड में केस बना देता हूं, इफ इट इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्शन उतना ही है जितना आप लोगों ने क्यू दिया। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर 1 रहेगा, यानी एब्जॉर्प्टेंस 1 रहेगा। ठीक है, बट ये किसी भी रैंडम बॉडी के लिए लागू होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, एमिसिव पावर। ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके हम लोग कंटिन्यूअसली काम करते आ रहे हैं प्रीवियसली। एमिसिव पावर
It is defined as the energy radiated पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में आपने कितना एनर्जी रेडिएट किया। और अगर यही रेडिएशन या यही एमएसए पावर अगर हमें परफेक्ट ब्लैक बॉडी से के लिए रिप्रेजेंट करनी है तो हम उसकी एमएसए पावर को कैपिटल ई लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल ई लैम्डा एमएसए पावर है, बट दिस विल बी फॉर एनी टाइप ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो इसके ऐसा यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूले, एवरी बेसिक चीजें हम लोग डील कर चुके हैं। After the MSA power, we turn or we studied about the word name as बेटा जी emissivity। इसके बाद हमने किसको पढ़ा? emissivity को पढ़ा। emissivity, what is emissivity? It is defined as the emissive power of any body with comparison to the emissive power of the perfect black body। और perfect black body की जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जब हम एमिसिविटी पढ़ने जाएंगे तो उसकी जो एमिसिव पावर है वो कैपिटल ई लैम्डा के साथ, यानी फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी द एमिसिविटी इज ऑलवेज बीन 1। हाँ, फॉर एनी बॉडी, अगर आप किसी रैंडम बॉडी के लिए स्टडी करवा रहे हो तो किसी भी रैंडम बॉडी के लिए एमिसिविटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 ही रहेगी, क्योंकि 1 परफेक्ट ब्लैक बॉडी का होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे 3 बेसिक टर्म्स हैं जिनको लेके हमें काम करना है। इन्हीं तीनों टर्म्स को लेके अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ रूल्स बनाए थे या लॉज थे हमारे पास जिनको हम लोगों ने एनालाइज किया। द फर्स्ट वन वाज द किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ लॉ स्टेट दैट फॉर अ गिवन टेम्परेचर आपका गिवन यानी कांस्टेंट होना चाहिए और वेवलेंथ भी कांस्टेंट यानी सेम होनी चाहिए। फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड द वेवलेंथ द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द बॉडी टू द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ एनी बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी बॉडी की एमिसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर हमेशा कांस्टेंट रहता है, एंड दैट वुड बी न्यूमेरिकली इक्वल टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। अगर आप सिंबल्स को वेरी मच क्लियर हैं तो आप डेफिनेशन आराम से लेके चल सकते हैं। डन है? हमने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया था और मॉडिफाई करने के बाद हमें ये पता चला जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी को ही एमिसिविटी बुलाते हैं, जो कि ए लैम्डा के बराबर होगी। ठीक है, तो इसका मतलब एमिसिविटी इज ऑलवेज बीन न्यूमेरिकली इक्वल टू द किसके बराबर? एमिसिविटी हमेशा एब्जॉर्प्टिव पावर के भी बराबर आप बोल सकते हो। ठीक है, और अगर हम बैक स्लाइड पे जाके देखें तो हमारी एमिसिविटी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की कितनी थी? 1 थी, और हमारी परफेक्ट ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिव पावर भी देखो 1 है। देखो दोनों न्यूमेरिकली इक्वल मिल गए। क्लियर है? डन है? Okay, so this was the Kirchhoff law, and then comes the most important law called as Stephen-Boltzmann law. Okay, Stephen-Boltzmann's law. Clear? चलिए इस पे एक बार देख लेते हैं. What does Stephen-Boltzmann law? It says that E is being directly proportional to temperature की power 4, where E defines what? Energy released पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी आपने रिलीज की? इट इज बीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी। आई होप ये टॉपिक तो सबके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश होगा। ठीक है, एंड सिग्मा, इससे तो हम फेमिलियर ही हैं, स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, वैल्यू आपके सामने हमेशा ही रहती है 5.67 इंटू 10 की पावर कितना जाने वाला है? 5.67 इंटू 10 की पावर -8 जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। ठीक है, अब इसे सीजीएस में भी कर सकते हैं, वो हमारे पास ऑलवेज ही अवेलेबल है। सीजीएस में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू तो न्यूमेरिकली सेम ही रहेगी। 5.67 इंटू 10 की पावर -5 अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर को केल्विन में ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, दिस वाज, बट स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ का ये जो रिलेशन जिसको अभी हम लोगों ने एनालाइज किया है, दैट रिलेशन वाज फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी।
ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए था। तो अभी के लिए हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी को ही एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर दिस, आफ्टर दिस we discuss about if we have the surrounding temperature, then the energy released per unit area per unit time would be sigma absolute temperature of body का power 4 minus surrounding का temperature का power 4। यहां से हम लोग अपना रेट ऑफ हीट फ्लो भी निकाल सकते हैं, यानी यहां से एरिया को एलिमिनेट करके आप यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये भी काम हो सकता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट और सिचुएशन हम इसमें कुछ भी काम कर सकते हैं। दिस वॉज अबाउट द परफेक्ट ब्लैक बॉडी। बट when it comes to any body, जब किसी भी बॉडी की रैंडम बॉडी के लिए बात की जाती है, जैसे कुछ न्यूमेरिकल ह्यूमन बॉडी पे भी आ जाते हैं, फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द एमिसिविटी। हम पूरे एक्सप्रेशन को केवल एमिसिविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और वहां से हमारी स्टोरी लाइन बिल्कुल एब्सोल्युटली काम कर जाएगी। क्लियर है? डन है? ओके। नाउ ऑन द सेम पेज I want to add one more law जिसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यहीं पे ले लेते हैं, and that law was Wayne's displacement law। ठीक है, तो Wayne displacement law states the maximum wavelength of emission is being inversely proportional to temperature। ओके, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगी तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा बी, जिसे हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट बुलाते हैं, जिसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले ही एक बार लिख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट दी ऑल द थ्री लॉस। ओके, with my reminding, I just left only one thing to recall, and that we left by some error, और हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं, and that topic was Newton's law of cooling। एक चीज जो हम लोगों ने छोटा सा मिस कर दिया था, वो क्या था? Newton's law of cooling। तो what does Newton's law of cooling says? Newton's law of cooling says that the rate of heat loss, इस पूरे dq by dt के नेगेटिव को आप क्या बुलाएंगे? रेट ऑफ हीट, बट लॉस हो रही है, तो रेट ऑफ हीट लॉस इज बीइंग इक्वल टू सम कांस्टेंट, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड द सराउंडिंग, where T stands for एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर, और किसी भी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर कितना होगा? बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर बाय 2। ओके, यानी बॉडी ने जो भी टेम्परेचर चेंज किया। टी नॉट हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो कि हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ओके, हम डी क्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमारे पास चॉइस है, जो हम लोग इस पे काम करना चाहे तो हम लोग इस चीज को काम कर लेंगे। ओके, तो नेगेटिव तो रेट ऑफ हीट लॉस ही बताता है, तो अगर हम सीधा रेट ऑफ हीट लॉस ही बोल रहे हैं, मतलब नेगेटिव साइन इंक्लूड कर लिया, और डी क्यू क्या बन जाएगा? mc/dt। dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर, और हमारा टेम्परेचर मान लीजिए इनिशियल was T2, देन द फाइनल, तो हमारे पास जो चेंज इन माइनस है, तो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 जो कि लॉस हुआ है, डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू K T माइनस टी नोट, जो कि एवरेज के बराबर है T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस ऑफ T नोट। सो बाय यूजिंग दैट this formula, we can derive or we can have the numericals related to what? Numericals related to Newton's law of cooling. So this is been everything summarization of what? यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने अपनी समराइजेशन कर ली, किसकी? अपने सारे के सारे कंप्लीट पोर्शन को हम लोग डन कर चुके हैं। ठीक है, सो हमारी समराइजेशन डन हो चुकी है, एंड you will go for that. Done? That's all.